तो भाई अपने को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे अपन लोग, और अपन लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था वीबीटी में, और कुछ स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। और मैं सोच रहा हूँ कि बिफोर वी मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ क्वेश्चंस कर लें, है ना? क्योंकि हमने थ्योरी काफ़ी सारी कर ली, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ये स्ट्रक्चर्स देखे थे P4O10 का, P4O6 का, S3O9 का, राइट? लास्ट क्लास में याद है, Cl2O6, I2Cl6, ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स करे थे। एक टेबल लिखी थी अपन लोगों ने, देखो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये टेबल लिखी थी ऑफ कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। ओके, प्री रीड किया था आर्यन? क्या प्री रीड किया था बेटा? एमओटी रीड किया था क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्री रीड करी थी क्या तूने? हाँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर। वो एक बार पढ़ेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। चलो, तो प्री रीड करके जरूर रखना। किस किसने प्री रीड किया वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? हाउ मेनी ऑफ यू प्री रेड इट? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सही है, आठ। समझ में मत आना तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, जब मैं समझाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। बस प्री रीड करके रखना है। गुड गुड, वेरी गुड। चलो, तो अपन एक काम करते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह अपन क्या करेंगे बताता हूँ। देखो अपन अभी पढ़ेंगे कुछ सवाल, पहले अभी अपन वीबीटी पे कर लेते हैं, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अपने पास होने चाहिए प्रैक्टिस में। उसके बाद अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर से स्ट्रेंथ आएगी। फिर जब अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, कुछ बॉन्ड ऑर्डर से आएगी, और कुछ अभी अपन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बाद जब अपन बॉन्ड पैरामीटर्स पे आएंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, और वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड पैरामीटर्स अपन एमओटी के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी वीबीटी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी छोटा टॉपिक है, प्रॉब्ली 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपन वापस आएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स पे। ऑलराइट, तो भाई क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करें, थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में, मतलब जब कितने दिनों से काफी थ्योरी पढ़ रहे थे, आज अपन सवाल करते हैं थोड़े, फिर अपन अगली थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे। चलो, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलो, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है तुमको। तो लिखो बेटा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय, विच वन ऑफ, इससे थोड़ा तुमको आइडिया भी लग जाएगा कि वीबीटी पे किस टाइप के सवाल, या वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडेशन पे किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। Which of the following molecules are formed by PP overlapping? Your options are A, HCl, B, Cl2, C, NH3, या फिर D, H2O। तो काफी सिंपल सवाल पूछा है पहला वाला मैंने। क्या आ रहा है आंसर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही है। अभी तक तो सबने सही आंसर दिया है। गुड। क्या आएगा आंसर बच्चों? बी आएगा, सबका आंसर बी आ रहा है, Cl2, राइट? पी पी सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल। HCl में क्या बनता है, कोई बताएगा? HCl में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? पी और किसका? एस का, बिल्कुल, एस एंड पी, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना? सी और डी में हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये अपन ने लिखे भी थे एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आ जाओ और एक सवाल करते हैं, लिखो सवाल नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, the ratio of sigma and pi bonds in benzene is,
योर ऑप्शंस आर ए 4, बी 2, सी 6 या फिर डी 8। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बेंजीन के अंदर कितना आता है, बताओ भाई। इसमें वेरिड आंसर्स आ रहे हैं लोगों के, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। ये बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा इसमें कोई बताएगा? 6 और 12, तो 6 दिख रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। ये 6 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 पाई हैं, 1 2 और 3, है ना? हाँ या ना, पहले ये बताओ। तो कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। देखो ये कॉमन मिस्टेक होती है, हम हाइड्रोजन भूल जाते हैं कि बेंजीन में हाइड्रोजन भी जुड़े हैं 6। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट वी डू। अब जरा सब लोग, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, बट बाकी लोग भी जरा देख लो क्या आंसर आएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने लिखने हैं? 12, बिल्कुल। पाई बॉन्ड कितने रखने हैं? 3। अब तो आंसर आएगी अपना। कर दे मार्क जल्दी से। ए, ए इज योर आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मेलामाइन पता है बच्चों तुम्हें मेलामाइन क्या होता है? व्हाट इज मेलामाइन? हैव यू वर्ड सुना है? वर्ड तो सुना होगा मेलामाइन एटलीस्ट, भले आपको पता नहीं हो कि मेलामाइन होता क्या है, ये वर्ड सुना होगा मेलामाइन। प्लास्टिक्स वगैरह से रिलेटेड होता है थोड़ा सा। नहीं सुना? चलो आएगा आएगा, तुम्हारी 11th 12th की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेलामाइन आ जाएगा। तो अभी तो चलो मैं तुमको स्ट्रक्चर दे दूंगा मेलामाइन का एक। हाँ, यूटेंसिल्स बनते हैं बिल्कुल। तो प्लास्टिक प्लेट्स में बेटर क्वालिटी प्लास्टिक मेलामाइन की होती है, बिल्कुल। मतलब यूज के लिए तो नहीं पता, बट वो फील टेक्सचर अच्छा होता है मेलामाइन का, बिल्कुल। हाँ, तो एक सवाल लिखते हैं, मेलामाइन पर ही बेस्ड है, लिखो लिखो। आर्यन, अभी पहले अपन इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ लें इसलिए, है ना? चलो लिखो लिखो जल्दी। क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मेलामाइन। तो मेलामाइन का मैं स्ट्रक्चर तो मैं दे दूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मेलामाइन। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं तुमको। The structure for melamine is something like this: C, single bond N, double bond C, single bond N, double bond C, single bond N and double bond। कार्बन के ऊपर NH2, NH2 और NH2। अब स्ट्रक्चर दे दिया तो फिर ऑप्शन देने का कोई पॉइंट ही नहीं है, सीधे आंसर ही बता दो मेरे को क्या आएगा। 8 नहीं आएगा बेटा, 8 कैसे आएगा? 8 तो बहुत ही कम हो जाएगा। काफी वेरिड आंसर, हमें एक ऑप्शन देने पड़े हैं, काफी वेरिड आंसर्स आ रहे हैं। रुक जाओ, लेट मी गिव यू ऑप्शंस। ए इज 9, बी इज 12, सी इज 15 और डी इज 18। बताओ, काफी वेरिड आंसर्स आ रहे थे लोगों के। तो कुछ लोग कह रहे हैं 9, और कुछ लोग कह रहे हैं 15, और कुछ लोग कह रहे हैं 12।
गिनने ही पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये तो यहीं तक हुए ना 9। इसके सिवा ये 2 हाइड्रोजन में भी तो होंगे, है ना? नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन जोड़े हैं, तो 9 के सिवा 10 11, फिर 12 13 और 14 और 15। ये बात समझ में आती है सबको? 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, हाइड्रोजन के भी गिनने हैं, है ना? दो दो हाइड्रोजन से भी तो है, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा? सी, 15। तो यहाँ गड़बड़ नहीं करनी अपने को, अभी तो स्ट्रक्चर भी दिया था। हाँ वही तो, ये छोटी छोटी बात है कि अपने को आता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है ना, गलती नहीं करनी है। चलो और कुछ बातें पूछते हैं। ये लिख लिया सबने? ये जो कुछ हमने थ्योरी अभी तक पढ़ी है उसी पर बेस पूछ रहे हैं सवाल, है ना? ओके। और क्विक रिवीजन, बहुत सारा चीजों का रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल, गलती जो है वो प्रैक्टिस से ही सही होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ अगला सवाल, जल्दी जल्दी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट भी है, तो इसलिए ये सवाल करवा रहा हूं तुमको। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Various hybrid orbitals is, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, for same principle quantum number. Your options are A, sp greater than sp2 greater than sp3, B, sp3 greater than sp2 greater than sp, C, sp2 greater than sp greater than sp3, या D, all are of same size. हाँ बट कौस्तुभ, मत रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। मतलब क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आंसर भले ही पता हो, बट सोचेंगे कैसे? हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? सबका यही आएगा, बी। बिल्कुल सही बात है, बी। तो साइज का रिलेशन किससे पढ़ा था अपन ने बेटा? साइज ऑफ ऑर्बिटल जो था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, याद है? जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। तो इसमें sp3d नहीं था, लेकिन अगर sp3d आता तो वो कहाँ जाता? अगर हम sp3d ऐड कर दें तो वो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि sp3d में s का परसेंटेज और कम हो जाएगा, राइट? है ना? ठीक है, चलो अब तो थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा टफ सवाल पूछ लेते हैं ना। यहाँ तक तो सब सही से कर रहे हैं, मतलब लोगों ने चीजें रिवाइज कर रखी हैं, वेरी गुड। तो अपन थोड़ा सा टफ सवाल पूछ लेते हैं। टफ तो नहीं है, मतलब इसको अच्छे से बिना गलती करे, सिंपल ये, बट टाइम के अंदर जल्दी करें तो कैसे करेंगे? लिखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर in bracket in percentage bracket closed in the hybrid orbitals, in the hybrid
orbitals in the given molecules or ions in the given molecules or ions is in bracket या ब्रैकेट छोड़ो, सीधे तुम 5 केसेस लिख लो. पहला इज CO3 2 negative. Second is XeF4. Third is I3 negative. Fourth is NCl3. And fifth is BeCl2. और मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ. 2 less than 4 less than 3 less than 1 less than 5. B 3 less than 2 less than 1 less than 5 less than 4. C is 2 less than 4 less than 3 less than 5 less than 1. या फिर D 2 less than 3 less than 4 less than 1 less than 5. करो बेटा, इसको थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा. अभी तक तो जो आंसर आए हैं वो सही नहीं है. ओके, नंदिनी कौस्तुभ ठीक है आंसर. बाकी लोगों का भी गलत है, जिनका मुझे दिख रहा है, और किसी का तो सही है. दिव्यना ठीक है बेटा. सुजल सही है. बाकी गड़बड़ है. पॉइंट इस तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने, मतलब अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे तो काम हो जाएगा, है ना. गड़बड़ है. प्रेशा ठीक है, कुमुद ठीक है. तो एक काम करते हैं, मुझे आंसर बताने से पहले सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशंस बता दो तुम. CO3 2 नेगेटिव में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है कार्बन का? क्या आ रहा है? sp2 पक्का? ठीक है. XeF4 में एक लोन पेयर होगा जीनोन पर और 4 बॉन्ड होंगे, नहीं 2 लोन पेयर होंगे सॉरी, और 4 बॉन्ड होंगे. क्या आएगा ये? sp3d2. ठीक है, sp3d2. I3 नेगेटिव में क्या आ रहा है बेटा? sp3d आ रहा है. sp3d सही है. NCl3 में sp3 और BeCl2 में sp. तो एक काम करते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट सबसे पहले देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस देख लेंगे. तो हाईएस्ट एस कैरेक्टर किसमें? 5 में, हाँ या ना. तो या तो ये ऑप्शन आएगा या ये ऑप्शन आएगा. अब लोएस्ट तो दोनों में सेम दे रखा है 2 और 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और देख लेते हैं, बस अपना काम हो जाएगा. भाई थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है ना. भाई डिफरेंस कहाँ रहा है? ये 4 और 3 कह रहा है, ये 3 और 4 कह रहा है. तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं. तो 3 और 4 में किसमें परसेंटेज ज्यादा है बेटा?
4 में ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। इसमें 20% है sp3d में, और sp3 में कितना है 25%, तो फोर्थ इज ग्रेटर, तो ये सही हो गया। तो आंसर क्या आ गया, डी आया। समझ में आया सबको, और आंसर यही आएगा डी। सही बात है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो तो एक सवाल और पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों ने नोट्स रिवाइज किए हैं। कोई एक पॉइंट लिखवाया था मैंने कहीं पर, तो उस पॉइंट पर बेस्ड एक सवाल है। लिख लिया ना सबने, आगे बढ़े। सही है, एक क्वेश्चन और, चलो आ जाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर्स द करेक्ट स्ट्रक्चर, फ्रॉम द गिवन structures comma the correct structure in bracket s, right closed, of pf3cl2 is। तो तुमको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो मैं बता रहा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है pf3cl2 के लिए। तो 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं और उसके ऊपर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ठीक है। यू आर गिवन 3 स्ट्रक्चर्स, पहला स्ट्रक्चर बाय द नेम ऑफ p, तो यू हैव cl, cl, f, f और f। Second structure q is p, f, 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 cl और cl। Third structure r, p, f, cl, f, cl, f। और अब तुम्हें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए इज ओनली p, ऑप्शन बी इज ओनली q, ऑप्शन सी इज ओनली r, and option D is p, q and r। सुजल, पॉइंट याद कर क्या लिखवाया था? प्रेशा ठीक है बेटा, आर्यन ठीक है, गौरी ओनली सीएल बेटा, और मतलब समझ में नहीं आया। हर्ष ठीक है, बाकी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कौस्तुभ ठीक है, तूने आंसर चेंज, नहीं नहीं कौस्तुभ ठीक नहीं है, रुक जा रुक जा, नहीं नहीं ठीक नहीं है, गलत है। किसी को याद आ रहा है कुछ लिखवाया था मैंने sp3d के बारे में? नाइब्रेशन तो sp3d है। क्या लिखवाया था मैंने? डबल बॉन्ड, लोन पेयर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए कुछ कुछ लिखवाया था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए कुछ कुछ लिखवाया था। क्या लिखवाया था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइज विच पोजीशन, विच पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन, बिल्कुल बेटा, ये याद होना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था। ठीक है, डबल बॉन्ड कॉमा लोन पेयर कॉमा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन, ऐसा लिखवाया था, याद है? नहीं याद है तो रिवाइज करना। तो इसके हिसाब से फिर आंसर क्या आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है सीएल को, तो सीएल शुड बी ऑन इक्वेटोरियल। तो कहां है सीएल इक्वेटोरियल पे?
ए में है ना, ओनली पी, राइट, सिर्फ पी में ही इक्वेटोरियल पर है, ठीक, ठीक है या नहीं है, याद आया? हाँ आदित्य, तो ये छोटी छोटी बातें इनको बस रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन सिंपल है बट सीएल इक्वेटोरियल पे कैसे विभव, ये क्या लिखा है, इतना तो लिखा मैंने, अब इसके बाद भी तू पूछेगा तो कैसे काम चलेगा, मतलब लिख दिया मैंने वही बात जो पहले लिखवा चुका हूँ, फिर भी पूछ रहा तो सीएल इक्वेटोरियल पे कैसे, क्या लिखा है, इसके बाद पूछेगा तो इसके बाद मैं क्या कहूँ, है ना। उसके पीछे का लॉजिक के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अपन आगे का सवाल और करके आगे बढ़ जाएं। लॉजिक बता भी दूंगा तो ज्यादा काम आएगा नहीं वो लॉजिक। लॉजिक होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की, उससे कि ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं छोटे होते हैं, सॉरी इक्वेटोरियल, और ये एक्सियल वाले लंबे होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ जुड़ता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ज्यादा अच्छे से। लेकिन अब ये बोलने से तुमको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा कंफ्यूजन और बढ़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ ये बात यहाँ पे, क्योंकि जरूरत नहीं है। देयर समथिंग नोन एज बेंड्स रूल, बट अब ऐसे नाम लिखते जाएंगे तो बहुत नाम हो जाएंगे ना, इसकी जरूरत नहीं है आपको। वो बेंड्स रूल से अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट निकल के आता है, तो अपने को ये स्टेटमेंट काम का है जिससे अपना काम हो जाता है इस लेवल पे, तो इसलिए अपन यहीं तक रोक के रखते हैं अपने आप को, ठीक है। ठीक है, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, है ना, अभी मतलब आपके नीट तक के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल बॉन्ड ये लोन पेयर बेटा, लोन पेयर लिख लिया सबने। एक आखिरी सवाल और करते हैं, फिर अपन लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक। तुमने कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट जो पढ़े हुए थे उनका रिवीजन थोड़ा सा कर लिया। एक सवाल और कर लेते हैं, एक टर्म और देख लेते हैं, आइजो स्ट्रक्चरल करके कुछ टर्म है, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नीट में इसी तरह की सवाल, हाँ मतलब इस टाइप के ही आते हैं, लेकिन टाइप मतलब एग्जैक्ट सेम सवाल नहीं आते। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही बेस्ड सवाल आएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। प्रीवियस ईयर सवाल देख लिया करो ना, तुम्हारी शीट्स में बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको देख लिया करो। लिखो लिखो सवाल, उससे आइडिया लग जाता है कि कैसे सवाल आ रहे हैं। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज आर, which of the following set of species are isostructural? आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब समझ में आता है? हाँ, जिनका स्ट्रक्चर सेम जैसा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आइसो मीन सेम, स्ट्रक्चरल मीन स्ट्रक्चर। तो मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं, आपको इन ऑप्शंस को चेक करके बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में सारे स्पीशीज का स्ट्रक्चर सेम आ रहा है। सारे मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन में है। आइजोस्टर्स में थोड़ी और डिफरेंस आता है, उनमें सिर्फ स्ट्रक्चर से काम नहीं होता, तो आइजोस्टर्स इज स्लाइटली डिफरेंट। आइजोस्ट्रक्चर इज ओनली अबाउट स्ट्रक्चर्स। तो इसको कर लो जल्दी देख के, फिर अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा।
गुड प्रेशा, वेरी गुड। हर्ष बेटा चेक कर एक बार। सुजल ठीक है, वेदिका सही है। क्या बात है, क्या तुम लोग आपस में एक दूसरे को आंसर बता रहे हो क्या? तो चार लोगों ने चारों ने लाइन से सही सही बताया, ऐसा कैसे हो गया? गुड गुड, नहीं नहीं बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब वो मैंने खुशी में पूछा तुम लोगों से कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई चार जवाब आए शुरुआत में, चारों एकदम सही आए। ओह नाइस, सही है। मतलब स्ट्रक्चर्स बनाने में तुम लोग काफी प्रो हो गए हो हैं, काफी स्पीड से बना ले रहे हो, या हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। सही है, गुड। भाई ये एक काम करते हैं, एग्जाम्पल पे बात करते हैं। CH3+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बेटा, कोई बताएगा? sp2 है ना भाई, कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, पॉजिटिव है तो, और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, sp2। CH3 नेगेटिव का क्या शेप आ रहा है, या हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है CH3 का? नेगेटिव का sp3 आएगा। sp3 बेटा, sp3 आएगा, नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर भी होगा, है ना, sp3 आएगा। दिस इज sp2, दिस इज sp3। तो ये तो अलग अलग ही आने वाले हैं, ये शेप आएगा प्लेनर और ये आएगा पिरामिडल। याद है sp3 में एक लोन पेयर में पिरामिडल बनता था, ये अमोनिया भी पिरामिडल आएगा एक लोन पेयर वाला। तो पहला तो ऑप्शन आउट हो गया, सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो बेटा सेकंड ऑप्शन में जीनोन पर 3 लोन पेयर हैं, ये बनेगा sp3d बनेगा, है ना। दिस इज sp3d, जगह कहाँ है, sp3d। तो xgf2 बेटा लीनियर बनेगा या नहीं? लीनियर आएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है बट शेप लीनियर है, ठीक है। BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन sp है और शेप क्या आता है, लीनियर आता है, बिल्कुल सही बात है। और NO2+ का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp, और शेप क्या आता है, लीनियर। तो आंसर क्या आएगा, बी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और जितना तुम्हें स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस होगी उतना तुम जल्दी जल्दी इसको कर पाओगे। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकियों में देख लेना, बाकियों में सेम नहीं आएगा, स्ट्रक्चर अलग लगाएंगे, बाकी जो C और D है उनमें स्ट्रक्चर्स अलग अलग आने वाले हैं। चलो तो एक नोट लिख लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स राइट डाउन अ नोट एंड मूव अहेड विद आवर थ्योरी। ये क्लियर है ना सबको? सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप निकालना था, जहां सेम आ जाए शेप वो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, मस्त रिस्पॉन्सेज दिए यार, एकदम मजा आ गया। गुड, मुझे लगा था इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट काफी स्पीड से कर लिया, तो मुझे काफी खुशी हो रही है इस बात की कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है। लिखो नोट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स only participate in sigma bond formation, only participate in sigma bond formation except in the case of benzene, except in the case of benzene। तो बेंजाइन क्या होता है बता देता हूँ मैं, एक बार नोट लिख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। उसके बाद डायग्राम बनाना, डायग्राम भी मत बनाना, पहले नोट तक लिख लो। तो ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल होता है, और इसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका ये बॉन्ड टूट जाए, इफ दिस बॉन्ड ब्रेक्स,
तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये दोनों चले गए, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है कार्बन के पास। तो क्या होता है कि यू ब्रेक अ बॉन्ड इन दिस, तो ये दो हाइड्रोजन के बॉन्ड अगर तोड़ दिए जाएं तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है, और H2 निकल जाता है, हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। या दो हाइड्रोजन डॉट करके दिखा देता हूँ, अभी अपन ने दो हाइड्रोजन निकाल दिए एक एक इलेक्ट्रॉन वाले। हाँ, तो क्या होगा कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। पहली बात सुनना, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के आएगा, ये हाईली अनस्टेबल बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइब्रिड सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी था, ये सिग्मा था, ये एक पाई था, अब ये तीसरा पाई बॉन्ड बन जाता है। बट ये यही केसेस है, मतलब बेंजाइन वाले केसेस में ही बनता है पाई बॉन्ड सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल से। नॉर्मली आपको कहीं भी और हाइब्रिड ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो दिस कन्वर्ट्स टू बेंजाइन। तो यहाँ और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो दिस इज pi bond formed by sp2 hybrid orbitals। तो ये एक ही केस है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है। बेसिकली जो भी बेंजाइन डेरिवेटिव्स होंगे उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो नॉर्मली हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ किस काम आएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाने के। आपके पास सिर्फ एक क्लास ऑफ एग्जांपल आपको याद रखना है कि बेंजाइन जहां बनेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आए तो कहीं आप ये ना कहो कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बात सुनना, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ये ट्रू है। ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इट इज ट्रू। बट रिमेंबर कि जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब आपको ये एग्जांपल कहीं मिल सकता है, वहां मिले तो ये मत सोचना कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक केस है जहां पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन जाता है। तो ये हमने यहाँ लिख लिया है, यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे बेंजीन की। तो बेंजीन की रिएक्शंस में ये कहीं बीच में आएगा बेंजाइन। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया है सो दैट यू डोंट फील के भाई हमने जो पढ़ा था उससे उल्टा जा रहा है। दिस इज अ स्पेसिफिक केस। ओके, इतना लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू बॉन्ड पैरामीटर्स, हम पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं, उसके क्वेश्चंस और उसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर हम वापस आएंगे बॉन्ड पैरामीटर्स पर कि भाई बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह कैसे मेजर करनी है, उस पर बाद में आएंगे। तो वीबीटी की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। लिखा सबने? ठीक है, अब अपन अपनी अगली हेडिंग पे आते हैं। The next heading that we'll write is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MOT. This is what we write it in short. Molecular orbital theory.
इसमें हमको लिखना है कि VBT could not explain, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही VBT। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे वो है पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। तो हमारे हिसाब से जब हमने VBT से O2 को बनाया था तो उसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर हो गए थे, उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा था, तो वो डायमैग्नेटिक हो रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमको मिलता है कि भाई एक्सपेरिमेंटली O2 इज पैरामैग्नेटिक। अब ये समझाना, ये पॉसिबली हमको समझाना आना चाहिए कि भाई अगर कोई थ्योरी है जो सही सी बॉन्डिंग समझा रही है तो उससे ये एक्सप्लेन होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, VACPR तो वैसे भी सिर्फ स्ट्रक्चर के काम आती है ना, VACPR बॉन्डिंग की थ्योरी नहीं है। VACPR तो ये समझाने के काम आती है कि भाई बॉन्ड एंगल्स में कैसे इफेक्ट आएगा। तो इसको अपन यहाँ समझाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कि कैसे O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है। वील एक्सप्लेन दिस हियर। और कुछ चीजें। बी, बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्डिंग कैसे होती है वो, या उसमें बॉन्ड कैसे बनता है वो हम समझाएंगे। MOT से समझाएंगे, बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और सी, द फॉर्मेशन ऑफ the formation of He2 positive और H2 पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसके नीचे हम लिखते हैं टू एक्सप्लेन सच ऑब्जर्वेशंस to explain such observations, comma, additions to the theory of bonding, additions to the theory of bonding were required, and thus new theories were put forward, like molecular orbital theory। तो इससे हम समझाएंगे इसको। लिखा है यहां तक? तो अब देखते हैं फर्क क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और VBT के अंदर। तो इसके नीचे लिखो कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड MOT। कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड MOT। VBT के हिसाब से क्या होता था? अकॉर्डिंग टू VBT, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते थे और जुड़ के बनाते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो हमने कुछ डायग्राम्स बनाए थे, अगर तुमको याद हो तो एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो आपके पास एक 1s ऑर्बिटल है और एक और 1s ऑर्बिटल है, तो ये दोनों मिलते थे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती थी, राइट? ऐसे ही होता था, ऐसे शेप बनाया था अपन ने भाई, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे, बिल्कुल। अब एमओटी में क्या फर्क आ जाएगा, ये ड्रॉ कर लो, इतना बना लो, मैं टाइम दे देता हूं, फिर एमओटी में देखते हैं कि क्या फर्क आएगा। बन गया क्या सबका? यहां तक लिख लिया सबने? लिख रहे हैं? अभी लिख लो, लिख लो, कर लो, ठीक है। आज कुछ लोग दिख नहीं रहे क्लास में यार, जयराज भी नहीं दिख रहा आज तो। कहीं गए हुए हैं क्या लोग? लिख लिया? हाँ, काफी लोग जो दिख रहे हैं उनके तो रिप्लाईज आ रहे हैं। अच्छा, ओके यार। चलो, तो वीबीटी के हिसाब से यहाँ तक सबने लिख लिया है, तो एमओटी में क्या फर्क आ जाएगा वो देख लें हम। हिमांशु क्या गुस्सा कर रहा है क्या? स्माइली गुस्से वाली क्यों बनाई है तूने? या तुझे लगता है वो स्माइली किसी और चीज की है? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो भाई क्या फर्क आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो देखते हैं। तो वीबीटी के हिसाब से एक और एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हमको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, और उन दो के जो पार्ट्स हैं दोज विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। MO मैं बता देता हूँ बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, AO इज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको इसको शॉर्ट में हम आगे चल के क्या लिखेंगे, विल राइट इट एज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिल्कुल। तो भाई जिनने थ्योरी पढ़ी थी, ये नाम कहीं मिले होंगे उनको, मिले थे क्या? है ना? हाँ, गुड। तो अब अपन इन नामों को समझेंगे भाई कि क्या नाम है, कैसे हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं अपन कि भाई कैसे होगा। तो मान लो आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, अच्छे से सर्कल बना लेते हैं, और एक दूसरा ऑर्बिटल है ना? अब सुन लेना बच्चों, उसके बाद बना लेना, एक सेकंड रुक जाना सब लोग। यहाँ तक कर लो, फिर मैं रुक रुक जाता हूँ, जैसे तुम सब लोग स्क्रीन पे देखो तभी बताऊंगा मैं। डन बाय एवरीवन? यहाँ तक लिख लिया सबने? तो मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या है। तो देखो बेटा, वीबीटी के हिसाब से क्या होता है कि सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है, एक और एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लिया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में बढ़ जाती थी। यहाँ पे याद है यही किया था अपन ने? हाँ।
अब यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगा उसमें तो बीच में डेंसिटी बढ़ेगी और एंटी बॉन्डिंग में बीच में डेंसिटी कम हो जाएगी, दो तरीके के ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब हम इनको अलग अलग दिखा देते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी उल्टा इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, जैसा नॉर्मली हमारा होता था। तो ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनके शेप्स अपन पढ़ेंगे, बट अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि अब जब भी दो ऑर्बिटल को मिक्स करा करेंगे तो एक की जगह दो अलग अलग ऑर्बिटल बनाया करेंगे, एक को कहेंगे बॉन्डिंग और एक को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। हाँ, वैभव नहीं आया समझ में क्योंकि तूने कुछ प्री रीड किया नहीं होगा, और फिर तू ये सोच रहा होगा कि 100% यही समझ में आ जाए। तो 100% तो थ्योरी एंड होने पे समझ में आएगा ना। तो वो अभी समझेंगे। अभी तो मैंने तुमको सिर्फ डिफरेंस बताया है, इसके डायग्राम बनवाऊंगा मैं तुमको। वील मेक डायग्राम देन वील अंडरस्टैंड कि भाई ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये भी समझेंगे। अभी इतना बना लो, बस फर्क बता रहे हैं बस कि भाई यहाँ एक ऑर्बिटल बनता था और यहाँ दो अलग अलग बन रहे हैं, एक वैसा और एक और एक्स्ट्रा। अब ये डायग्राम क्या है, क्यों है, कैसे हैं, ये सब हम समझेंगे अभी इस चैप्टर में, इस पूरी थ्योरी में पढ़ना है अपने को। हेक्सागन नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, वीबीटी गलत नहीं है बेटा। वीबीटी हमारे बहुत सारे काम करेगी और हम वीबीटी को यूज करते रहेंगे स्ट्रक्चर बताने के लिए, एंगल कंपैरिजन में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ऑन पेपर बहुत कम चीजों पे लगा पाते हैं, इसलिए इसकी लिमिटेशन है। तो एमओटी थ्योरी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि वो कम चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं ऑन पेपर। ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमको कंप्यूटेशन चाहिए, बिना विदाउट कंप्यूटर हम नहीं कर पाएंगे। तो वीबीटी के अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं। तो कुछ चीजें जो वीबीटी नहीं समझाएगी उससे समझा देंगे। सही बात है, पहले 1+1 एक ही होता था, अब 1+1 2 होगा। लिख लिया क्या सबने? तो हम पोस्टुलेट्स लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं आज तुमको टाइम दूंगा थोड़ी चीजें और पढ़ने का। तो मैं पूरी थ्योरी आज नहीं कवर कर पाऊंगा, इसलिए तुमको टाइम मिलेगा थोड़ा पढ़ने का। और प्रेफरेबली जिसने अभी तक नहीं पढ़ी हो पढ़ जरूर लेना आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि पढ़ लोगे तो तुम्हें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी जब मैं समझाऊंगा। मल्टीप्लीकेशन वीबीटी में नहीं, जरूरी नहीं है। वीबीटी में मतलब जितने ऑर्बिटल मिक्स होते उतने ही, मतलब उसमें एक और एक हमेशा एक ही बनता है, मतलब ओवरलैपिंग के बाद। हो गया सबका? अब लिखें, पोस्टुलेट्स लिखते हैं, चलो। ठीक है, गुड गुड आदित्य, वेरी गुड। तो अब लिखना है हमको पोस्टुलेट्स। तो क्या कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें लिखो नंबर 1, fulfilled comma half filled and vacant orbitals fulfilled comma half filled and vacant orbitals may participate in overlapping। तो कैसे भी ऑर्बिटल्स हो उनको पार्टिसिपेट हम करवा सकते हैं ओवरलैपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस टाइप की या उस टाइप की ओवरलैप करेंगे। सेकंड पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, two types of overlapping in bracket
constructive and destructive, bracket close, takes place between atomic orbitals. Therefore, two types of molecular orbitals are formed. तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होगी, उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनेंगे. फुल स्टॉप. इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में energy of bonding molecular orbitals is less than the energy of atomic orbitals full stop. These may or may not have a nodal plane. Full stop. और उसकी नेक्स्ट लाइन में सेकंड पॉइंट में ही energy of anti-bonding molecular orbitals is more than the energy of atomic orbitals. Full stop. These orbitals will always have at least one nodal plane. तो अब ये होते कैसे हैं ये अपन समझ लेंगे कि बनते कैसे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के और एंटी बॉन्डिंग के. यहां तक लिख लो. लिखा के सब लोगों ने? नहीं लिखा? जल्दी लिखो. अरे गिरजा बेटा. तो अब हमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से कैसे ऑर्बिटल बनते हैं वो समझना है. तो नेक्स्ट हेडिंग दैट विल राइट इज लीनियर combination of atomic orbitals. In bracket LCAO, linear combination of atomic orbitals. इसमें पहला कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है 1s और 1s का axial combination. वन एस axial combination. तो यहाँ हमारे पास एक
1s ऑर्बिटल है, इसको अच्छे से बनाते हैं। तो एक 1s ऑर्बिटल और एक और 1s ऑर्बिटल, अब इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव और यहाँ डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, इनके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इन सब के मतलब क्या है वही बताता हूँ। एक बार आप इतना लिख लो तो आई एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स। और आप लोगों ने साइन और कॉस के ग्राफ्स पढ़े हुए हैं? ठीक है, ओके। तो यहां तक बना लिए क्या सबने? तो लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। अभी नहीं बनाए हैं? अच्छा बनाओ, जल्दी बनाओ। व्हाट डज प्लस प्लस एंड प्लस माइनस मीन वो भी बताता हूँ। तो देखो बेटा, अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तो अपन ने इलेक्ट्रॉन को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वेव नेचर बताया था, याद है? कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ा था अपन ने, राइट? तो वेव्स की क्या होती हैं, पार्टिकल का कोई फेज नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं होता कि आप पार्टिकल का कोई फेज नहीं रखोगे, लेकिन वेव का फेज होता है। वेव का फेज का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई वेव है तो इट कैन हैव पॉजिटिव नेगेटिव फेजेस, ये बात समझ में आती है? दिस इज अ फेज ऑफ वेव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ना मैंने, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये चार्ज नहीं है, दीज आर नॉट चार्जेस। तो यहां लिख लेना साइड में कि these are not charges, comma, but the sign of phases of electron wave. तो ये प्लस माइनस जो है, मैं साइन जो है ये चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस जो है फेज की बात कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ, बहुत लॉजिकली अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थ्योरी तक लिख लो, उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट अभी मैं और बनाऊंगा तो उसके बाद बना लेना आप इकट्ठा, ठीक है? वेव अभी 1 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद बना लेना, 1 सेकंड रुक जाओ। तो देखो बेटा, अगर प्लस प्लस लिखा है यानी वेव जो है वो सेम फेज में है, ठीक है? जैसे अगर प्लस प्लस है मतलब ये जो दो वेव्स हैं ये सेम फेज में है। तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, तो उसको या तो ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट कर देते कि भाई प्लस के साथ प्लस आ रहा है या माइनस के साथ माइनस आ रहा है। मतलब वेव का प्लस के साथ प्लस आ रहा है तो माइनस के साथ माइनस ही आ रहा होगा, ये पक्की बात है, ठीक? ये कंस्ट्रक्टिव होता है। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है? जब उल्टा चलता है, जब आपके पास वेव इधर प्लस है इधर माइनस है और दूसरी वेव जो है वो माइनस और प्लस है। तो अब देखो इधर उल्टा होगा, प्लस के साथ माइनस आ रहा है और माइनस के साथ प्लस आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है डिस्ट्रक्टिव में प्लस माइनस, कि अगर एक उल्टा हो गया तो दूसरा भी उल्टा ही होगा। तो ये बस फेज बताने के लिए कि जब भी वेव का फेज सेम होगा तो कंस्ट्रक्टिव, जब भी फेज का वेव का फेज अपोजिट होगा तो डिस्ट्रक्टिव। और आप इसको उसमें भी पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे? वेव्स आप लोग क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ोगे,
वहां भी ये चीज आएगी कि ये वेव्स किस चीज की हैं। ये तो बेटा सिंबॉलिक हैं, ये तो मैंने तुमको साइन का ग्राफ बना के बता दिया है, बट इलेक्ट्रॉन की वेव का भी ग्राफ होगा, वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है मैं बता देता हूं अभी आपको। वो समझाने के लिए मैंने ये जनरल वेव का डायग्राम लिया है, ठीक है, ये जेनरिक डायग्राम है प्लस माइनस समझाने के लिए। अच्छा बेटा ये बताओ कि दो वेव्स अगर ऐसी आ रही हैं कि वो एक साथ जुड़नी है, तो ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा ना। हम्म। तो कहने का मतलब क्या होता है, सुनो इस बात को, कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेव यहाँ और यहाँ अगर है और ये पास पास आते हैं, और अगर कंस्ट्रक्टिव है मतलब प्लस के साथ प्लस फेज ही है, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की वेव की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या बीच में उनकी डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा देखो, अगर एक वेव ऐसी आ रही है और दूसरी वेव ऐसी आ रही है तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, हाँ या ना? तो अपोज करते वक्त बेटा क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? यहाँ जो नेट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा कि उसका एम्पलीट्यूड छोटा आएगा? कम हो जाएगी ना। तो अगर वेव्स अपोजिट फेज में चलती हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, अपोजिट फेज में चल रही है, तो यहाँ क्या होगा कि वेव का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो छोटा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। आपको मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इतना सा याद रखना पड़ेगा कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो कब होगा, जब फेज अलग अलग हो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी डिस्ट्रक्टिव होगा तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी कम हो जाएगी, उल्टा काम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पास पास आने की जगह दूर दूर चले जाएंगे, वो एक दूसरे को अपोज करते हुए दूर दूर चले जाएंगे। तो अब लॉजिकली समझना, इसको मैथमेटिकली समझने की जरूरत नहीं है तुम इतना। अगर वेव सेम फेज में है तो एटम जब पास पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीच में अपनी डेंसिटी बढ़ा लेते हैं, तो ये बन जाता है। जब भी सेम फेज में होंगे तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, अपना नॉर्मल ऑर्बिटल जैसा बनता था वो बन जाएगा। अगर अपोजिट फेज में हुए प्लस माइनस में, तो फिर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास बीच में डेंसिटी कम कर देंगे, यहाँ पे डेंसिटी उल्टा कम हो जाएगी। तो ये अपोजिट होगा, ये कंस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये लो एनर्जी, ये हाई एनर्जी, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग बनाने में मदद करेगा, ये बॉन्डिंग को अपोज करेगा। ये बात समझ आती है? इतनी बात सिंपल सी कि अगर सेम फेज है तो बीच में डेंसिटी बढ़ेगी, अगर अपोजिट फेज है तो बीच में डेंसिटी कम होगी। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी ये जो है ये उसका मैथमेटिकल पार्ट है, ये ठीक है, इतना नहीं भी समझ में आएगा तो चलेगा, बस ये समझ में आना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव कब और डिस्ट्रक्टिव कब। सेम साइन सेम फेज कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट साइन अपोजिट फेज डिस्ट्रक्टिव, बस इतनी बात समझ में आती है। और मैं तुमको आज टाइम दूंगा इस बात को थोड़ा सा आराम से डाइजेस्ट करने के लिए, रीड करने के लिए, और फिर अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक बात और कही थी अपन ने कि कंस्ट्रक्टिव में नोडल प्लेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या इसमें कहीं नोडल प्लेन दिख रहा है बीच में तुमको, कहीं नोडल प्लेन है क्या? नहीं है। अच्छा इसमें कहीं बीच में नोडल प्लेन दिख रहा है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हो? हाँ तो यहां लिख लेना, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नो नोडल प्लेन, और यहां पर ये एक नोडल प्लेन आएगा, दिस विल बी योर नोडल प्लेन। हमने लिखा था कि एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, हमने एक बात और उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, बस एक बात और सुन लो। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनसे लोअर एनर्जी पे बॉन्डिंग और इनसे हायर एनर्जी पे एंटी बॉन्डिंग, है ना? तो हमने डायग्राम भी सोच समझ के बनाया थोड़ा सा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी पे एंटी बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी पे बॉन्डिंग।
ठीक है, ये आगे यूज आएगा अपने को, तो इसको कर लो, लिख लो। और ये मैं आपको फिर यहाँ पे आज की थ्योरी रोक देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको आप थोड़ा सा रीड करो, प्री रीड करो। एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जो बना के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, आई थिंक N2 और O2 के बना के दिए हुए हैं, उनको एक बार रीड करके आना, वो अपन लोग अगली क्लास में बनाएंगे। और क्वेश्चंस एमओटी के बहुत ही सिंपल होते हैं, आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है। एमओटी में सिर्फ कॉन्सेप्ट नया है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ही सिंपल। बस आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाओ, वो मैं सिखा दूंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जिनने थोड़ा बहुत भी एमओटी पढ़ा होगा उनको कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, और कुछ बातें रह गई हैं जो भी डिस्कस नहीं हुई हैं, तो वो और क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो बाकी सबको भी मैं कह रहा हूँ, जिनने नहीं पढ़ा है एक बार थोड़ा रीड करके आओ अगले लेक्चर में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एमओटी। और अपन फिर आज की थ्योरी यहाँ पे रोक लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा टाइम मिल जाए रीड करने का। तो रीड दिस आउट, ओके।